नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास जी में। आज के सेशन में टोटल 25 एमसीक्यूज को देखेंगे जो ग्रामर के आपके मिक्स टॉपिक से हैं, अर्थात यहाँ पे ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। करना क्या है आपको बस इतना करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है और साथ ही साथ आपने आउट ऑफ 25 कितने अंक अर्जित किए हैं खुद से ये आपको शेयर करना है थ्रू दी कमेंट सेक्शन। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है नीदर ऑफ द बॉयज डैश डन द होमवर्क। अब आपको यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट वर्ब का प्रयोग करना है। तो इससे पहले आपको ये समझना होगा ये क्वेश्चन हमारा किस सेक्शन का है। तो ये हमारा क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक हमारा रूल है नीदर का प्रयोग करते हैं जब किसी भी चीज की संख्या 2 हो, ठीक है ना, और आप उन दोनों में से किसी भी एक की बात कर रहे हैं, मींस वन एट ए टाइम, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें से पहला वाला या फिर दूसरा वाला कोई भी एक जो है सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसी स्थिति में देखेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखेंगे हैव प्लूरल है, हैव प्लूरल है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हैज बीन और हैज ये दोनों सिंगुलर है, बट हमें किस चीज की आवश्यकता है। यदि हम सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है नीदर बॉयज को जो सिंबलाइज कर रहा है, बॉयज के लिए जो प्रयुक्त हुआ है, अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट डूअर होता है तो हमें एक्टिव वॉइस की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें सिर्फ हैज का प्रयोग करना है। अगर इस सेंटेंस में यह होता कि हमारा कोई एक्शन जो है सब्जेक्ट पर घटित होता, तब हम क्या करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पे आपसे कहा गया है कि यहां जो दिया हुआ सेंटेंस है इसमें से उस पार्ट का आपको चयन करना है जो क्या है ग्रामेटिकली या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत है। तो देखेंगे सेंटेंस की शुरुआत यहां हम देख रहे हैं हार्डली से है, जो कि एक निगेटिव एडवर्ब है, और मूलतः क्या होता है कि सेंटेंस को हम एम्फेटिक बनाने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। खास करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां उन शब्दों से यदि वाक्य की शुरुआत की गई हो तो हम इन्वर्ट करते हैं। हार्डली और यहाँ पे हैड आ गया, यहां तक सही है हमारा। आई है, रिस्ड ये भी सही है, चूंकि हमारा वर्ब जो है हैड के कारण थर्ड फॉर्म आएगा, ये भी सही है। द स्टेशन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे कि हार्डली हैड के साथ या हार्डली के साथ हम देन का पेयर नहीं करते हैं, बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का। और देन का आप एक चीज दिमाग में बिठा लेंगे कि देन का प्रयोग हम कंपैरेटिव फॉर्म में करते हैं जब हमें कंपैरिजन दिखाना हो। तो हम यहां देख रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं है, जिसके कारण से क्या करना पड़ेगा, आपको देन को व्हेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर व्हेन से इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है, अर्थात देन यहाँ पे आपका इरेनियस है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब फॉर्म। अब यहां आपसे कहा गया है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एक सब्जेक्ट है ही और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है हु, जो कि एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका अपना कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। और देखेंगे कि उसका अपना नंबर और पर्सन नहीं होता है, ये निर्भर करते हैं इनके एंटीसीडेंट पे। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, इनके ठीक पहले प्रयुक्त होने वाला, ठीक है ना। तो एंटीसीडेंट ये हमारा स्टूडेंट्स है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, अर्थात इसी के नंबर से ये भी काम करेगा। अर्थात हु हमारा प्लूरल हो गया, जिसके कारण से हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी, जिसके कारण से देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए छट गया और सी छट गया। अब देखना है कि सेंटेंस में आर की आवश्यकता है या हैव की। तो हम देख रहे हैं यहां पे आप बता रहे हो किसी के रूटीन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हैव से हम एक्शन की बात करते हैं जो हमारा परफेक्ट टेंस का होता है या फिर अपोजिशन दर्शाते हैं, और यहां पे देख रहे हैं कि दोनों ही स्थिति ऐसी नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां पे क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। हम देखेंगे एक एक करके। सी इज सीनियर देन मी। देखेंगे यहाँ पे सीनियर जो होता है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है, ना कि देन। अब देखना है कहां है, सी इज सीनियर टू मी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज जूनियर देन, इसी तरह से देखेंगे कि सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, ये सब अपने साथ देन नहीं बल्कि टू लेते हैं।
अर्थात ये भी ऑप्शन आपका गलत है। प्रीफर, प्रीफर भी हमने बात की कि टू लेता है, ये भी आपका गलत है, जिस आधार पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन। क्या करना है आपको यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को करेक्ट बना दे। कहा गया है नो सूनर। अब ये देखिए सूनर ये हमारा कॉम्परेटिव फॉर्म का वर्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। शूनर ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का है और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम किसका पेयर करते हैं, हम पेयर करते हैं देन का। ये सब चीजें आपको समय नहीं लेना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सब आपके एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स को बढ़ाते तो हैं ही, लेकिन साथ ही क्या करते हैं, आपके टाइम को भी मैनेज करते हैं। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। अब यहां पे देखेंगे जो अंडरलाइन किया गया है सब्जेक्ट हमारा जो कि आई एंड यू है, यदि आपको इस सेंटेंस में ऐसा अनुभव हो रहा है कि इसे सुधारने की आवश्यकता है तो यू कैन चूज द ऑल्टरनेटिव व्हिच कैन इंप्रूव इट, जो इसे इंप्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। आई एंड यू हैव डन आवर होमवर्क। यहां बात की जा रही है होमवर्क करने की, मीनिंग इसका पॉजिटिव है। अब देखेंगे जब हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं और जब वो दो या दो से अधिक एक साथ प्रयुक्त होते हैं और पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करते हैं तो उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है 231। मतलब यहां जो है दो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सेपरेटली डिनोट कर रहा है। इसी को हम आधार मानते हैं। तो देखेंगे कि या आई जो हमारा है फर्स्ट पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन। क्या आपको दिख रहा है कि 12 का रूल कहीं बन रहा है, या तो बन रहा है 23 का, या तो बन रहा है 31 का, या तो बन रहा है 21 का, 12 का नहीं बन रहा है। अर्थात इसमें हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कि यू एंड आई ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देना है, जब हम यहां देखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो देखेंगे यहां पे दो है जिसके कारण से हम प्लूरल का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें भी देखेंगे यदि फर्स्ट पर्सन है तो आवर का ही प्रयोग होगा। यहां से भी आपको इंप्रूव करने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका इंप्रूवमेंट। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट बना दे। आई विश, आई विश का मतलब है कि काश, मतलब यहां हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, समथिंग दैट इज अनरियल, इस चीज की बात की जा रही है। और इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जब हम अवस्था की बात करते हैं, जब स्टेट की बात करते हैं, उसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, आई विश आई वर रिच। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। अब आपको क्या करना है, एक सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ही वॉज गोइंग डैश द मार्केट। अब देखिए गोइंग टू मार्केट होता है, टू हमारा क्या होता है, जो दर्शाता है एग्जैक्ट आपका डेस्टिनेशन। यहां पे देख रहे हैं ऑप्शन में ही हमारा टू नहीं है। अर्थात देखेंगे इनका प्रयोग हम तब करेंगे ना जब आप उस चीज के उस मतलब जो सर्कुम्फेरेंस है या जो उसका जो एरिया है उसके अंदर है। लेकिन आप बता रहे हैं गोइंग, जा ही रहा था वो, अर्थात इसमें मूवमेंट है। अर्थात ये आपका गलत हो जाएगा। टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं की ओर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। की ओर हो सकता है कि वो मार्केट की ओर जा रहा है उससे पहले भी रुक जाए, मार्केट में भी रुक सकता है या मार्केट के बाहर भी जा सकता है। तो टूवर्ड्स का प्रयोग या टूवर्ड का प्रयोग हम करते हैं की ओर के संदर्भ में। ये भी डायरेक्शन को दिखाता है बट इसका डायरेक्शन के साथ साथ डेस्टिनेशन जो होता है वो फिक्स नहीं है। क्लियर है? अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल वर्ब। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। यहां पे बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको कि आपको समझना है। वी डैश एज वेल स्टार्ट नाउ। अब देखेंगे विल होगा, मे होगा, कुड होगा या शुड होगा। यहां पे देखेंगे मे एज वेल, ये हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब ही है जिसका हम इडियमेटिक यूज देखेंगे। ठीक है ना? मे एज वेल का हम प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी चीज के लिए एक निर्णय दे रहे हो जिससे बेहतर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। उस संदर्भ में हम क्या करते हैं, मे एज वेल का प्रयोग करते हैं या फिर आप माइट एज वेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? ये दोनों का प्रयोग किया जाता है लेकिन माइट हमारा ऑप्शन में नहीं है तो वी शुड गो विद द ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज मे। क्लियर है? क्या हो जाएगा, वी मे एज वेल स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट है डिटेक्ट द एरर इन द सेंटेंस इफ इट कंटेन्स।
अब आपसे पूछा गया है कि क्या इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो एक बार पढ़ेंगे। ही हैज बीन लिविंग हियर, वह यहां रह रहा है, सिंस 5 years। अब देखिए यहाँ पे 5 years जो है हमारा ये ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के साथ हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। और यदि हम यहाँ पे यह बताते कि 2001 से अगर कोई रह रहा है, देन यू हैव टू यूज सिंस। चूंकि सिंस हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब फॉर्म। अब आपसे कहा गया है कि वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना है जो इस सेंटेंस को सही बना दे। आई वुड रेदर यू डैश नाउ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए आई वुड रेदर, अगर इसके बाद आपको वर्ब लगाना होता तो आप क्या करते, बेयर इंफिनिटिव के साथ जाते हैं। लेकिन जब हमारा वुड रेदर के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हो ना, जबकि दूसरा सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में यदि आ जाते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस स्थिति में आप जाके फंस जाएंगे। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको वीडियो की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द हम पूरा का पूरा ग्रामर का फ्री कोर्स लेके आने वाला हूं, जिसमें कि आपके A to Z ग्रामर के टॉपिक्स कवर होंगे, और वो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब फॉर्म। एक बार फिर देखेंगे कि यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म की आवश्यकता है, जिसका कि आपको प्रयोग करना है। कहा गया नॉट ओनली डिड ही कम बट ऑल्सो डैश। पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, यहां पे देखेंगे कि नॉट ओनली से शुरू होने के कारण हम देख रहे हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है जो ऑर्डर होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब का, इस ऑर्डर को हम रिवर्ट कर देते हैं, पहले वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आप जानते होंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी एक प्रकार का इन्वर्जन ही है। क्लियर है। ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस हम यूज इसलिए करते हैं ताकि उसको इंफेटिक बनाया जाए, जोरदार बनाया जाए, पावरफुल बनाया जाए, इंपैक्टफुल बनाया जाए। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे डिड है जो कि हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, अर्थात सेंटेंस हमारा पास्ट में है। और एक बार हम यदि पास्ट में लेके चले गए तो पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में रहता है। ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि V2 की आवश्यकता होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब फॉर्म। एक बार फिर से देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना है। सी डिड नॉट लाइक माई। अब आपको क्या करना है, माई हमारा क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। और नाउन में देखेंगे कि आपका जो इन्फिनिटिव है, जिसमें हम देखेंगे कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है और उसके पहले हम टू लगाते हैं, ये फुल इन्फिनिटिव, और विदाउट टू में हमारा बेयर इन्फिनिटिव, ये देखना है। तो हम यहां पे देख रहे हैं ये तो है, लेकिन क्या कभी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो नहीं। वहां पे क्या होता है, हमारा वर्ब का चौथा रूप होता है प्रयोग, जो कि एक जिरंड का काम करता है। और जिरंड क्या होता है, एक होता है वर्ब का फॉर्म, चौथे वर्ब का फॉर्म, लेकिन कार्य करता है नाउन की तरह। क्लियर है। अर्थात हो जाएगा सी डिड नॉट लाइक माई लाफिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ही इज एक्स्टम्ड डैश हार्ड वर्क। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स्टम्ड जो है अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है। इसका मतलब होता है यूज टू। अब देखेंगे कि यूज टू का मतलब होता है एक हमारा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के रूप में जब ये काम करता है तो अपने पीछे कोई भी किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, जिसका अर्थ होता है हैबिचुएटेड टू या एक्स्टम्ड टू, ठीक है ना, किसी चीज का आदि होना, उस संदर्भ में देखेंगे इसके पीछे हम बी का प्रयोग होता है, और इसके बाद हम देखेंगे वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होता है, या नाउन आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। तो हम देख रहे हैं आगे कि नाउन है, जिस आधार पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहां पे आपसे बोला गया है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन का प्रयोग कर रहा है। ही इज डैश वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब यदि देखेंगे यहाँ पे टू का प्रयोग करना हो, तो हम देखेंगे कि टू के साथ किसका पेयर बनता है, ठीक है ना, इस टू का पेयर बनता है। और जब आप देख रहे हैं यहाँ पे दैट है, तो सो दैट का पेयर बनता है। रिमूव टू करना है आपको, रिमूवल ऑफ टू की बात की जा रही है, और रिमूवल ऑफ टू में क्या है, यदि आप ये पेयर नहीं देख रहे हैं तो इसका प्रयोग करना है, सो दैट हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब फॉर्म। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट।
अब यहां देखेंगे यदि हमारा एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा ये है, अगर हमारा दो सब्जेक्ट्स जो है ना एज वेल एज, विथ से, टुगेदर विथ से, अलोंग विथ से, बिसाइड से प्रयुक्त हो ना, अगर संयुक्त हो, तो यहां क्या होता है कि हमारा जो रियल सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा पहला वाला, और पहला वाला क्या है, सिंगुलर है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं बी और सी हमारे प्लूरल हैं और हैज का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां आपको पोजीशन नहीं बताना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। आपके सामने कि यहां पे सेंटेंस लिखा गया है जिसका कि आपको क्या करना है, कंपैरेटिव फॉर्म ढूंढना है। वेरी फ्यू क्रिकेटर्स आर एज ग्रेट एज सचिन, कहता है बहुत कम ही क्रिकेटर हैं जो उतने महान हैं जितना कि तेंदुलकर हैं, सचिन। ठीक है ना? इस स्थिति में क्या करेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री में है, कैसे पता चला, तो एज का प्रयोग किया गया है यहां पे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के ठीक पहले और बाद में। ठीक है ना? आप देखेंगे कि सचिन हमारा पहले आ जाएगा, तो देख रहे हैं यहाँ तीनों ऑप्शन में आपका पहले है। सचिन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, यहां देख रहे हैं, ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, ग्रेट का ग्रेटर होता है, ये भी सही है हमारा। उसके बाद देखेंगे कि देन का प्रयोग होता है, यहां भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं ऐसा नहीं है, चूंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये आपका ऑप्शन छट गया। अब देखेंगे सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर या मोस्ट अदर। देखेंगे एनी अदर का प्रयोग करते हैं किस तरह के, पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर के लिए, जब देखते हैं नो अदर क्रिकेटर इज एज ग्रेट एज सचिन, उस संदर्भ में। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, और मोस्ट अदर के बाद देखेंगे कि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल वर्ब। एक बार फिर देखेंगे कि मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है, कहा गया है कि यहां पे किस तरह के मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। इफ आई हैड मनी, हैड देखेंगे यहां पे पास्ट की बात की जा रही है, और पास्ट में हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं, कैन का नहीं, मे का नहीं, अर्थात क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। मतलब आप बता रहे हैं फ्यूचर इन द पास्ट, और फ्यूचर इन द पास्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कि नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखना है सेंटेंस को। ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन। वॉज हमारा वर्ब है जो कि वर्ब बी है। ठीक है ना, ये स्टेट बता रहा है, ही वॉज इंजर्ड, वह क्या था, इंजर्ड था। ये इंजरी किसको है, तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। घायल कौन है, तो ही जो सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट क्या हमारा, प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो हो जाता है एडजेक्टिव। इतना क्लियर है? और ये सीवियरली बता रहा है डिग्री ऑफ इंजरी, ये आपके इंजरी के बारे में बता रहा है कि कितना, तो बहुत ज्यादा, अर्थात ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द सेंटेंस। अब आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है इसका एक एप्रोप्रिएट हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग का हम प्रयोग करते हैं जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो दिया गया है सही है या नहीं। तो इस स्थिति में देखेंगे कि यहां जो हमारा है सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब एफर्मेटिव है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं है, अर्थात क्वेश्चन टैग में हम देखेंगे कि नॉट का प्रयोग होगा जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। क्लियर है? दूसरी बात कि हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है क्या वो प्रोनाउन है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम उसी को प्लेस करते हैं। तो देख रहे हैं सभी में ऐसा है, सभी में नॉट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि इसका टेंस क्या है, तो यूज टू का प्रयोग करते हैं कोई भी पास्ट की ऐसी हैबिट जो अब नहीं है उस चीज को दर्शाने के लिए। यूज टू मतलब इसका संबंध पास्ट से है, और पास्ट के लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं एक्शन वाले में। ठीक है ना, और एक्शन वाले के लिए हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, अर्थात हो जाएगा डिडंट ही, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहां पे आपको फिर से क्या करना है, वर्ब का चयन करना जो इस सेंटेंस को करेक्ट बना दे। कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग, क्या आर होगा, इज होगा, आर या हैव। यहां पे एक गलत है, यहां पे कोई दूसरा वर्ड कर देते हैं। ठीक है ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, क्यों इज, तो देखेंगे
द नंबर ऑफ का प्रयोग करते हैं जब आप किसी भी चीज को एक यूनिट के रूप में दर्शाते हो। जैसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उस संख्या को आप एक यूनिट में दर्शा रहे हो। लेकिन जब आप उस चीज को ऐसे दर्शाते ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ के बाद हम देखेंगे कि नाउन तो हमारा प्लूरल आता ही आता है, ठीक है ना, लेकिन वर्ब भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन क्या होता है, दी नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा जो आने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। ही इज यूज टू, हमने बात की थी पीछे की बी यूज टू का प्रयोग जब हो वाक्य में, तो यूज टू का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इस संदर्भ में क्या होता है, हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं या नाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पे यदि दोनों है तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इन द सन मतलब धूप में, यूज टू प्लेइंग इन द सन, अर्थात हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा ही इज यूज टू प्लेइंग इन द सन का, कि वह जो है ना धूप में खेलने का आदी है, ठीक है, ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको आपको रिपोर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है ना। सी सेड, उसने कहा, ये ध्यान रखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बैक शिफ्टिंग होता है, और फर्स्ट पर्सन जो है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात सी हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं आई का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ये छट गया। सी सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि हैव जो है ये सी के अकॉर्डिंग बदलेगा हैज में, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जिसके कारण से ये पास्ट में चला जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर देखेंगे बी में भी हैज है, ये छट गया आपका, तो हो जाएगा सी सेड दैट सी हैड डन है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में तो हैड डन। हर है हमारा माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हर होमवर्क, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहां आपसे बोला गया है कि ये जो सेंटेंस लिखा गया ही मैरिड रीना, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के पोजीशन को चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, रीना, ठीक है। मैरिड हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म के लिए पैसिव स्ट्रक्चर होता है वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखेंगे रीना चूंकि एक लड़की का नाम है, जिसके कारण से वॉज का प्रयोग करना है। यहां देख रहे हैं इज है, छट गया आपका। यहां पे देखेंगे कि रीना वॉज मैरिड बाय हिम, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, तो देखेंगे जब हम बात करते हैं मैरिड की, तो हर हमारा जो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, सबके एक चॉइस नहीं होते हैं, हर के अलग अलग चॉइस होते हैं विथ रिगार्ड टू प्रीपोजिशन। तो मैरी जो है जब ये पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होता है तो अपने साथ बाय नहीं बल्कि टू लेता है, और जिसके कारण से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रीना वॉज मैरिड टू हिम, क्लियर है। और यहां पे देख रहे हैं आपने टेंस ही चेंज कर दिया, बीइंग का प्रयोग करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इज बीइंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहां तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है ही नहीं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। सी प्रीफर्स टी टू कॉफी, प्रीफर अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए और ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।